ईरान से लड़ रहे हैं और अमेरिका लगातार ईरान से लड़ते हुए डे टू डे पिछड़ता चला जा रहा है, क्योंकि ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सत्ता परिवर्तन की जो चाह लेकर निकला था वो नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते अपने ही बनाए नियमों से उसे पलटना पड़ रहा है। फिर चाहे रशिया की तेल पाबंदी हो, भारत के ऊपर सैंक्शंस में राहत हो, दुनिया के तमाम देशों के साथ फिर से रीनेगोशिएशन की बातें हो, या फिर पुतिन से लेकर बातचीत करने की हो। इसका मतलब अमेरिका जो कुछ दिनों पहले एब्सोल्यूट पावर में जा रहा था, या फिर यह दिखा रहा था कि मैं पूरी तरह हेजेमोनी में हूं, वर्चस्व में हूं, वैसा उसे अब नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया में उसके हाल ही के उठाए कदमों के ऊपर चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं कि यह एक सोचा समझा तरीका नहीं था। खैर, हम इस चर्चा में आज का सेशन कहां एंट्री करा रहे हैं, हाल ही में एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। जैसे मैं ये लाइन बोलूंगा, आपके दिमाग में अचानक चलने लगेगा, रशिया यूक्रेन चल रहा था, भारत पाकिस्तान आ गया है क्या फिर से, या कोई ऐसा युद्ध आ गया जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इजराइल अमेरिका देख तो लिया सर, मतलब इजराइल अमेरिका ईरान लेट तो लिया, नहीं नहीं नहीं। एक ऐसा युद्ध जिसकी इंतजार बहुत दिनों से है, जिसको होना है, और उसके होने में बहुत सारे लोगों की बहुत सी एसेट्स दांव पर लगी हैं। मतलब असल में वो वाला युद्ध हो सकता है, जब हो तो दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो, और नुकसान ही नहीं, वो एक ऐसा युद्ध हो जो शायद विश्व युद्ध में तब्दील हो। किसकी बात कर रहे हैं? जब चाइना ताइवान पर कब्जा करने निकले, जब चाइना ताइवान पर कब्जा करने निकले और अमेरिका ताइवान को बचाने आए, उस समय दो सुपर पावर आपस में शक्ति परीक्षण करेंगे। आप सवाल पूछेंगे ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देखो, अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी ऑलरेडी ये कह चुकी हैं कि चाइना ताइवान पर 2027 में हमला करेगा, लेकिन ये तब की न्यूज थी जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था और अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करवा पा रहा था। हाल ही में चाइना को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है अमेरिका के ईरान के सामने ना टिक पाने पर। जब अमेरिका को पूरी तरह ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके लोगों से रीनेगोशिएट करने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद से चर्चाएं चलना शुरू हो रही हैं कि शायद अब चाइना कुछ बड़ा स्टैंड लेने जा रहा है। हेडलाइन बनती है बीजिंग प्रिपेयरिंग फॉर कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट की कहानी में कुछ ऐसी बातें जिसे देखकर बड़ा ही असहज और असामान्य स्थिति लगती है, और वो ये है कि यहां पर हजारों ऐसी नाव बोट जो हैं वो ईस्ट चाइना सी में देखी गई हैं जो सामान्य तरीके से नहीं देखी जा सकती थी। हजारों की संख्या में नाव आती हैं, मछली पकड़ने वाली नाव हैं, लेकिन वो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से आकर के ईस्ट चाइना सी में लगभग 30 घंटे खड़ी हो जाती हैं, और उन नावों में लगभग 1000 से अधिक नावों की संख्या 400 किलोमीटर तक एक परिधि बना लेती हैं, और 30 घंटे तक लगभग उल्टा एल शेप का आकार बनाकर समुद्र में डट जाती हैं। हेडलाइन बनने लगती है कि इसका मतलब कुछ चाइना ऐसा प्लान कर रहा है जो कन्वेंशनल नहीं है, कुछ उलट है, कुछ अलग तरीके से वो रिहर्स कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताइवान जो है ना वो एक आइलैंड एरिया है। आइलैंड को चारों तरफ से घेरने के लिए नावों का ये विशेष अरेंजमेंट फिलहाल सुर्खी बना हुआ है। कहानी क्या है, इस पर अब डिटेल में चलकर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा लोकेशन को मैप पर देख लेते हैं। चाइना के पूर्व में ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के अंदर एक आइलैंड जिसका नाम है ताइवान। चाइना ताइवान को अपना मानता है और ताइवान वाले अपने आप को स्वतंत्र देश मानते हैं। ताइवान और चाइना एक ही है। चाइना ने दुनिया को यह मनवा ऑलरेडी रखा है जिसे वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और दोनों में ही एक लड़ाई है कि चाइना शब्द ताइवान वाले यूज नहीं कर सकते। दोनों एक हैं। चाइना से ही कुछ लोग भाग कर गए थे जो ताइवान पर गए थे, अब उनको चाइना वापस लेकर आएगा। ताइवान इस समय दुनिया का दिल है। इस तरह से समझिए कि ताइवान में जितनी भी फिलहाल सेमीकंडक्टर्स की लड़ाई चल रही है, अमेरिका जहां एक और बैठा है लेकर एनवीडिया को कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उपलब्ध करा दे दुनिया में, तो सब लोग एआई में आगे आ जाएंगे। अमेरिका के बाद शायद दूसरी जगह ताइवान ही है जो सेमीकंडक्टर्स की लीडर है। इनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा केवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से निकल कर आता है। ऐसे में ताइवान चाइना की नजर पर लगातार चढ़ा हुआ है और वो इसे कब्जा करना चाहता है। अमेरिका इसको कब्जाने से रोकता है कि भैया तुम कब्जे में मत चले जाना। खैर, अब इसी ताइवान के आसपास का जो समुद्र है उसे साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। चूंकि चाइना के ईस्ट में है तो उसे ईस्ट चाइना सी, और चाइना के दक्षिण में है तो साउथ चाइना सी। तो साउथ ईस्ट चाइना के अंदर
जो समुद्र है यानी चाइना के दक्षिण में जो समुद्र है, ताइवान के दक्षिण में जो समुद्र है, उसे साउथ चाइना सी कहते हैं। साउथ चाइना सी को वैसे भी जैसे आज आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण सुनते हैं, वैसे ही इस पूरे साउथ चाइना सी पर चाइना का नियंत्रण समझा जाता है। मतलब यहां पर अब जब भी कोई वेसल निकलता है, जहाज निकलता है, निर्बाध रूप से जहाज जाते जरूर हैं। मतलब भारत को भी अगर अमेरिका के पश्चिमी तट पर जहाज भेजना है तो भारत ये वाला रूट लेता है। जापान, साउथ कोरिया, कोई भी जहाज अगर सिंगापुर स्टेट ऑफ मलक्का से होकर अगर जा रहा है तो उसे इस रूट से होकर जाना पड़ता है। लेकिन चाइना ने यहां पर ये जो आइलैंड्स हैं, पारासल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, रियाओल आइलैंड, इन पर कहीं ना कहीं अपना, स्कारबोरो आइलैंड, इन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। मतलब एक तरह से ऐसा कब्जा कि वो ये कहता है ये सारा एरिया मेरा है और यहां से निकलने वाले को चाइना की सरपरस्ती में निकलना पड़ेगा। अमेरिका फिलीपींस के बहाने यहां काफी ज्यादा इंटरफेयर प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में की थी, लेकिन वो जब वहां नहीं रोक पाया, चाइना ने भी इस पूरे एरिया को अपने पूरे कंट्रोल में लिया हुआ है। चाइना इन आइलैंड्स की बदौलत ही ताइवान तक भविष्य में कोई सुरक्षा पहुंचे उसको बाधित करने की इच्छा रखता है, और अगर कल को युद्ध अमेरिका और चाइना के बीच होगा तो इस साउथ चाइना सी को कंट्रोल बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कर रहा है। ये कुछ चोक पॉइंट्स हैं जिन पर नियंत्रण रखने के बारे में चाइना ऑलरेडी विचार कर रहा है। अब चाइना की बात करते हैं ताइवान के साथ। तो देखिए क्या है कि चाइना के ये जो पूरी 9 डैश लाइन है जिसमें इसके बड़े बड़े आइलैंड्स आते हैं, उन्हीं की जद में आता है ताइवान, जो कि एक आइलैंड जैसा देश है। देश क्या है, उसकी इंडिपेंडेंट मान्यता तो देश की नहीं है, लेकिन ताइवान खुद को देश मानता है। दुनिया के देश उसको देश के रूप में मान्यता नहीं देते, कुछ ही देश है जो उसे देश के रूप में मान्यता देते हैं। यह है ताइवान। अब इस ताइवान को चाइना कब्जाना चाहता है, लंबे समय से मंशा है कि इसके ऊपर मैं अपना नियंत्रण स्थापित करूं। अब क्या कहानी है वो सुनते हैं। असल में क्या हुआ, लंबे समय तक चाइना इस ताइवान पर कब्जा करने के लिए कभी अपने हवाई जहाज भेज देता है, कभी यहां पर नेवल शिप्स को चक्कर कटाने लगता है। इस बार बड़ी एक असामान्य घटना है जो रिपोर्ट की गई। बताया गया कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2025 में चाइना ने ताइवान, देखिए साउथ चाइना सी तो पहले ही इनके कब्जे में है। मतलब एक तरह से समझिए कि चाइना का साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल है। कोई भी दुनिया का देश कुछ भी बोले, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप रिलेट कर पाएंगे। दिक्कत क्या है कि इस ताइवान के उत्तर वाला जो एरिया है, यानी ईस्ट चाइना सी वाला जो एरिया है, जिसके एक तरफ साउथ कोरिया है और एक तरफ जापान है, अमेरिका इन दो जगह से ताइवान के लिए हेल्प भेज सकता है। या तो दक्षिण से भेजेगा या पूर्व से भेजेगा। पूर्व वाले क्षेत्र में चाइना ने एक रिहर्सल किया, और वो रिहर्सल ये था कि हजारों बोट्स को लाइन से खड़ा कर दिया, ब्लॉकेड बनाकर। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये कुछ तस्वीरें हैं, शायद आपको एक बार के लिए दिखाई ना दे। मैं आपके सामने एक और सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं जिसमें आप देखते हैं कि ये ताइवान है। इसके उत्तर में जहां साउथ कोरिया और जापान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जहाज, ये जो है ना बोट्स हैं, ये एक साथ हजारों की संख्या में आकर जमा होना शुरू होती हैं। ऐसे जमा होना शुरू होती है कि आपको लगेगा कि ताइवान तक कोई सहायता पहुंच ही नहीं सकती। 400 किलोमीटर तक बोट्स का जाल बना दिया जाता है। मतलब ये सोचिए कि कैसी वॉर स्ट्रेटजी है। एक और वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को देखें। 10 जनवरी का वीडियो है। यहां पर ताइवान के उत्तर की तरफ, जहां से साउथ कोरिया और जापान से मदद आ सकती है, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस, जैसे सेंटकॉम का मुख्यालय है ना अपने कतर के अंदर, ऐसे समझिए कि पूरा इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा मुख्यालय जापान में है। इतनी बड़ी सेना है। फिर साउथ कोरिया में है। इन दोनों से कोई मदद ना आ पाए, उसके लिए इन्होंने यहां पर इतना बड़ा जमावड़ा बोट्स का लगा दिया। मतलब एक रिहर्सल जो कोऑर्डिनेटेड था, उल्टे एल आकार का, ताकि यहां से जब भी कोई सहायता चले तो उसे उलझा दिया जाए। ऐसा इन्होंने अभी एक रिहर्सल किया। ऐसी बोट्स थी साथियों जिन्हें समुद्र के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। आप कहेंगे ऐसी कितनी बोट हैं चाइना के पास? रिपोर्टेड है कि चाइना के पास 16,000 से ज्यादा मछली पकड़ने की बोट्स हैं, और इन बोट्स के दम पर वो पूरे समुद्र में जहां जहां कर्ज दिया हुआ है, जहां जहां प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर फिशिंग करने पहुंच जाता है। इंक्लूडिंग वो साउथ अफ्रीका तक फिशिंग करने पहुंच जाता है। वो चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, हर जगह मछली पकड़ने पहुंचता है। लेकिन इस बार इन बोट्स को, जिसपे सेना सवार नहीं थी,
केवल अवरोध करने के लिए। जैसे कई बार आप फिल्मों में नहीं देखते हैं कि पुलिस कहीं किसी अपराधी को पकड़ने जा रही है, लोग भीड़ रास्ते में छोड़ देते हैं, लीजिए अब पौ पौ करते रहिए, आपको इसको ये माना तो जाएगा नहीं कि कोई अपराध हो रहा है, लेकिन रास्ता ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही साउथ अफ्रीका और जापान से आने वाली जो मदद है वो ताइवान तक ना पहुंचे। साउथ कोरिया और जापान से आने वाली जो मदद है वो ताइवान तक ना पहुंचे, उसके लिए भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने बड़ी सारी दी है। ये जानकारी जब बाहर निकल कर आती है तो ये चर्चा फिर से दोहराने लगती है कि चाइना वालों ने जो फिशिंग वेसल पानी में उतार रखे हैं उनका डोमिनेंस क्या इस पर्पज से था कि एक दिन वो उसका ब्लॉकेड पानी में पैदा कर देंगे। चाइना की मॉन्स्टर फिशिंग फ्लीट पहले भी चर्चा में रही है, लेकिन इस तरह से चर्चा में होंगी। आज से 2 दिन पहले भी साउथ अफ्रीका इंटरसेप्ट चाइनीज फिशिंग वेसल फॉर अनऑथराइज्ड एंट्री टू इट्स वाटर। पहले भी चाइनीज श्रीलंका तक में चाइना की बोट्स आ जाती हैं पानी मछली पकड़ने के लिए। पहले तो इनसे मछली पकड़ते ही हैं, यानी सी फूड पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन उनका पर्पस इस तरह से हो कि इनका इस्तेमाल, वही वाली बात है ना कि कैटल्स का यूज तो दूध के लिए हो रहा है, ऊन के लिए हो रहा है, मीट के लिए हो रहा है, लेकिन कोई इस तरह से करे कि जब कोई सेना आए या फिर पुलिस आए तो उनके सामने उनको खुला छोड़ दो। इन्होंने इस तरह की टैक्टिक अपनाई जो कि अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गई। पर साहब बोले तो ये जनवरी की घटना है, इसकी चर्चा अभी क्यों हो रही है? चाइना लगातार जब से रशिया यूक्रेन चल रहा है तब से लगातार सोच रहा है कि ताइवान पर हमला करने का सबसे आसान तरीका और वो तरीके कौन से हो जिससे अमेरिका जब इसे बचाने आए तो हम इसके सामने खड़े हो जाएं। जैसे अभी रिसेंटली जब आपने बागची का बयान सुना होगा, ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि अमेरिका को लगता है कि हम तैयार नहीं थे युद्ध के लिए। हम लोगों ने 20 साल तक, लगभग 2 दशक तक अमेरिका को अपने पूर्व में यानी कि अफगानिस्तान में और अपने पश्चिम में यानी कि इराक में झगड़ते हुए देखा है। हमें अमेरिका की सारी स्ट्रेटेजी आती है। 20 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे जब अमेरिका हमसे लड़ने आएगा, इसीलिए उन्होंने मोज़ेक सिस्टम अपनाया था। ताइवान पर चाइना लंबे समय से हमला करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसे बचाने आएगा, अमेरिका उसको वेपन देगा, अमेरिका कोरिया से, साउथ कोरिया से, जापान से अपनी वेसल्स भेजेगा, उनसे निपटने की यह तैयारी लंबे समय से कर रहा है। वही बात है, अमेरिका जैसे यूक्रेन के अंदर देखता है कि कैसे अमेरिका मदद पहुंचाता है, वैसी मदद यहां भी पहुंचाएगा। तो उनकी वॉर स्ट्रेटेजी में यह एक वॉर स्ट्रेटेजी सुर्खी बनती है, और जब यह सुर्खी बनती है तो तमाम जगह पर यह बात चलने लगती है कि अब चाइना जो रिहर्स कर रहा है वो शायद इस दिन के लिए है। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वायरल होने लगती है कि समंदर के अंदर इतनी मछली पकड़ने वाली बोट एक साथ क्यों आई और ये क्या तरीके थे सोचने के, ये बात आई। अब लेकिन एक और सवाल यहां पर आया, और वो क्या है, हाल ही के समय पर चाइना का एक बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है, और वो क्या है, चाइना पहले क्या करता था, अपने जो लड़ाकू फाइटर जेट होते थे उन्हें ताइवान के क्षेत्र में से, ताइवान के एयर स्पेस में से गुजार देता था, ताकि ताइवान में डर बना रहे कि हम तो कभी भी आएंगे तुम्हारे ऊपर गोला चला के चले जाएंगे। चाइना युद्ध करने से डरता है, लेकिन ताइवान को लेकर उसने ईगो बना रखा है कि इसे तो मैं लेकर रहूंगा क्योंकि वो मेरा अपना है, वो इस तरह से ट्रीट करता है। ऐसे में चाइना ने ताइवान के ऊपर से कईयों बार बहुत सारे हवाई जहाज गुजारे हैं, फाइटर जेट गुजारे हैं। रिसेंट डेज में, पिछले 1 महीने से उसका कोई फाइटर जेट ऊपर से निकल ही नहीं रहा है। लोगों को इस बारे में चिंता होने लगी है कि यार ये अनयूजुअल बिहेवियर कैसा है। चाइना इतने सारे फाइटर जेट, पिछले साल इतने फाइटर जेट निकाल रहा था, अब अगर देखा जाए तो कंबाइंड टोटल अराउंड ताइवान की बात करें और उसके कंपैरिजन में बात करें तो ये बहुत कम हो गया है। मतलब फाइटर जेट्स की जो संख्या है पार करने वालों की, मतलब पहले अगर 300 निकलते थे तो अब 3 फाइटर जेट को गलती से उसने एयर स्पेस में भेजा होगा। बोले ये स्ट्रेटेजी क्यों बदल रहा है? चाइना स्ट्रेटेजी बदल रहा है, फाइटर जेट्स नहीं भेज रहा है, चल क्या रहा है? ये अपने आप में एक सुगबुगाहट नए युद्ध की होना शुरू होता है। साथियों, जो नए युद्ध की सुगबुगाहट ये बिल्कुल वैसे ही है कि ईरान अमेरिका होना ही था, पहले से तय था। ऐसे ही चाइना ताइवान होना ही है। अमेरिका खुद मानता है, ये हमने खबर आपको पहले भी बताई है कि अमेरिका के कमांडर्स का मानना है कि ताइवान पर 2027 में चाइना चढ़ाई कर देगा। लेकिन क्या वो 2027 से पहले हो सकता है? यही चर्चा आप और हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसे अब कॉन्फिडेंस आने लगा है अमेरिका के फेल मारने पर और चाइना की सप्लाई चेन के कंट्रोल से। उसे यह समझ में आने लगा है कि पूरी दुनिया में कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर अमेरिका ने खुद को टैरिफ के नाम पर समझा, आप सोचो ना, इस पूरी लड़ाई के विनर के रूप में अभी रशिया का नाम आ रहा है कि भाई उसके पास में पूरा तेल था, उसने कंट्रोल कर लिया, उसको युद्ध समझ में आ गया कि ईरान से लड़ोगे कल को तेल हमारा ही बिकवाओगे, तो रशिया इसलिए यूक्रेन छोड़कर ही नहीं निकला। अब यही बात चाइना को समझ में आती है कि मेरे पास कंट्रोल है पूरे प्रोडक्शन का, मैं कंट्रोल रखता हूं तो मैं कर जाऊंगा। और अमेरिका इस मामले में लगातार फेल हो रहा है।
चाइना अपने आप को सप्लाई चेन में मजबूत कर रहा है, अमेरिका यूरोप में अपने आप को पिछड़ता हुआ पा रहा है। उसके जो लगातार सहयोगी हैं वो आजकल चाइना का रुख करके बैठे हैं। सोचो ये तीनों की तीनों चाइना जाकर आ चुके हैं। ऐसे में अमेरिका अपने साथ के जो मित्र थे उनसे पिछड़ता हुआ जा रहा है और चाइना यूरोप में तोड़ मचा चुका है, रशिया को साथ ले चुका है, ईरान के मित्र के रूप में दिखाई दे रहा है और अमेरिका गल्फ के जो देश उसके साथ थे उन्हें भी अपने विरोध में बिठाकर बैठ गया है। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका की हेजिमोनी में ट्रंप ने जो डेंट लगाया कि भाई इनके साथ रहना कितना नुकसानदायक हो सकता है, वही चीज अब बहुत बड़ा एडवांटेज चाइना के लिए बन रही है। साथियों, फाइनेंशियल टाइम्स एक बहुत ही ग्लोबल मतलब रिकॉग्नाइज्ड न्यूज चैनल है। वो क्या लिखता है अपने उसके ट्वीट हैंडल पर, आज लिखता है बोर्ड ऑफ पीस, यानी कि इसने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था ना गाजा के लिए, स्पेलिंग बदल दी, BOARD की जगह BORED कर दिया कि शांति से बोर हो गए ट्रंप, इसलिए उन्होंने ये सब तहलके मचा दिए। एक जर्मनी का अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है हैंड्सलैब करके, वो हैंड्सब्लास्ट करके लिखता है ऑपरेशन एपिक फेलियर, अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया वो उनका एपिक फेलियर है। एपिक फ्यूरी नाम था ना, एपिक फेलियर है, मतलब ईरान पर जो अमेरिका ने किया वो अमेरिका के लिए फेलियर कंसीडर हो रहा है। साथ ही साथ उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उन सबके केस में अमेरिका पिछड़ता जा रहा है। कुल मिलाकर अब कहा जाए चाइना अपने लिए अगली तैयारी कर रहा है और ऐसे में सारी तैयारी में वो अपने सहयोगियों को जो अमेरिका से बिछड़ते जा रहे हैं उन्हें साथ लेता जा रहा है। कह रहे हैं कि ईरान पर जो हमले हुए हैं इनमें एक चाइनीज एप्लीकेशन था जिसका नाम था मिजार विजन। ये एक AI जनित टूल था, उसने ईरान की मदद की ये बताने में कि अमेरिकी बेसिस पर कहां कहां क्या खड़ा है। अभी हाल ही में आपने सुना था ना कि इसने ईरान ने उनकी एक सबसे बड़ी डिवाइस तोड़ दी, रडार तोड़ दिया, S-400 फोड़ दिया। ईरान को इतनी प्रिसाइज लोकेशन पता कहां से चल रही थी? बोले इनका मिजार विजन नाम का एक AI सॉफ्टवेयर है, वो इनको जानकारी दे रहा था। वो कैसे दे रहा था? बोले जैसे देखो ये जहाज खड़ा है, आपको दूसरा जहाज यहां खड़ा है उसके बारे में तस्वीर नहीं पता चल रही, लेकिन मिजार विजन इसी को एनहांस कर देता है और वो आपको एक प्रॉपर सीन दिखाता है कि यहां पर और क्या क्या है। मतलब इस तरीके से इस AI टूल ने ईरान को एज दिया हमला करने में, सैटेलाइट इमेजेस को एनालाइज करने में कि कहां क्या है, और ईरान वहां पर प्रिसाइज अटैक कर पाया। बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, जहां जहां उसके अड्डे थे वहां पर निशाने बनाए गए हैं और उन निशानों को बनाने में ईरान अगर कामयाब हुआ है तो उसके पीछे सूचनाओं का, सैटेलाइट्स का योगदान इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए इतनी प्रिसाइज फोटो दे रहा है खमेनी के घर की, जो कि वास्तविकता में ऐसी दिख रही थी, उसे रियल टाइम पर दिखाकर दे रहा है। ये सारे काम AI की मदद से अब चाइना मदद में दे रहा है ईरान को और उसका परिणाम देखने को युद्ध में मिल रहा है। खैर, कुल मिलाकर इनकी नजदीकी युद्ध के अंदर इन सबका एक साथ होना आने वाले समय में दुनिया को एक नए युद्ध की तैयारी दिखाता है। चाइना को इस समय ईरान का एक सपोर्ट इस बात पर मिला है, ईरान ने कहा है, मतलब एक सुगबुगाहट है कि ईरान जो पेमेंट्स हैं उन्हें भी चाइनीज मुद्रा जो युआन है उसमें लेने की सोचता है। कुल मिलाकर ट्रंप का विश्लेषण बाद में होता रहेगा, रशिया चाइना के साथ खड़ा रहेगा, यह बात अब सबको समझ में आती है। वेस्ट के देश इसके साथ ऑलरेडी हैं। कुल मिलाकर के चाइना की तैयारियों में सप्लाई चेन बाधित करना सबसे बड़ी तैयारी है और वो उसकी लगभग तैयारी कर चुका है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।